हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, जो हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज क्लास अलग चल रही हैं और बाकी जो जिला सीरीज़ हैं वो अलग। तो जो चैप्टर वाइज क्लास में मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं और लोक नृत्य और वाद्य यंत्र, मैं इन तीनों टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए प्ले लिस्ट में। और बाकी मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर लिंक कर दिया है, जाकर जॉइंड हो जाइए। मैं आपको PDF नोट्स जो है मेरे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो देखिए, आज हमें डिस्कस करना क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व या महान व्यक्तित्व। तो जो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे, जो उत्तराखंड की महिलाएँ थी, जो प्रमुख व्यक्तित्व में से आज उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आगे और भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे साहित्य में हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में, या जो प्रमुख आंदोलनकारी थे उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मगर जो आज जो हमें मुख्य तौर पर डिस्कस करना है, उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले देखिए उत्तराखंड की महिलाएं। तो सबसे पहले आती हैं जिया रानी। तो देखिए, इनका जो मूल नाम था ना, मौला देवी, या अन्य नाम पिंगला देवी या प्योला, ये इनके 3 मूल नाम थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थीं और जो इनका विवाह जो हुआ था पिथौरागढ़ के राजा राय पिथौरागढ़ जी से हुआ था, या प्रतिम देव से हुआ था। मतलब राय पिथौरा या प्रतिम देव कहें, बात एक ही है, क्लियर। तो अब देखिए, जो कत्यूरियों में राजमाता को जिया रानी कहा जाता था। जो कत्यूरी राजा थे उनमें राजमाता को जिया कहा जाता था, ठीक है। इसलिए इनका एक नाम जिया रानी पड़ा। मतलब जिया रानी इनका नाम पड़ा कैसे, मैं समझाती हूँ। जो कत्यूरी राजा होते थे उत्तराखंड में पहले ज़माने में, तो उसमें राजमाता को जिया कहा जाता था, इसलिए इनका जो नाम पड़ा जिया रानी इस कारण पड़ा क्योंकि कत्यूरियों राजाओं में राजमाता को जिया कहा जाता था। फाइन, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब देखिए, बात करते हैं, इन्होंने काठ गोदाम के समीप एक बाग का निर्माण किया जिसे रानी बाग कहा जाता है। तो इसका निर्माण किसने किया था? जिया रानी ने कहा था। कुछ नहीं आता भी है कि जो रानी बाग का निर्माण किसने कराया था, तो जिया रानी जी ने कराया था, ठीक है। तो देखो, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जिया रानी के बारे में। ये 3 पॉइंट क्लियर हुए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बहुत बता दें। देखो, इनके जो मूल नाम ये थे और इनका विवाह राय पिथौरा या प्रतिम देव से हुआ था, क्लियर। और इनका नाम कैसे पड़ा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये पॉइंट तो हुए क्लियर। अब हम बात करेंगे रानी कर्णावती के बारे में। रानी कर्णावती, ठीक है। नकटी रानी, यह महीपत, इन्हें मतलब इनका अन्य नाम नकटी रानी, यह महीपति शाह की पत्नी तथा पृथ्वीपति शाह की माता थी। जो पृथ्वीपति शाह राजा थे उनकी माता थी और महीपति शाह की ये धर्म पत्नी थी। फाइन। देखिए, महीपति शाह की मृत्यु के बाद शाहजहां ने, ये गलत लिखा हुआ है, ये शाहजहां, जब इनके हस्बैंड की मतलब इनके पति की जब मृत्यु हो गई तो जो शाहजहां ने परमार वंश पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के लिए अपने जो मुगल सैनिक भेजे, ठीक है। उस समय जो पृथ्वीपति शाह थे अल्पवयस्क थे, मतलब छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। फाइन। तो इस कारण, पहले मैं रीड कर लेती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। इस कारण कर्णावती परमार वंश की संरक्षिका बनी। इन्होंने मुगल सैनिकों को देहरादून में बंदी बना लिया और सेनापति नवाजत खां सहित अन्य सैनिकों को की नाक काट दी। तभी से इन्हें नकटी रानी कहा जाता है, समझे आप। देखिए, मैं समझाती हूँ। देखो, जब इनके
हस्बैंड की मतलब पति की मृत्यु हो गई, तो इसके बाद जो शाहजहाँ थे परमार वंश पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण करने के लिए इन्होंने मुग़ल सैनिक भेजे, काफ़ी संख्या में भेजे होंगे सैनिक भेजे। ठीक है, उस समय जो इनके पुत्र थे महीपति शाह के पृथ्वीपति शाह जी छोटे थे, अल्पवयस्क थे, मतलब युद्ध लड़ने लायक नहीं थे। ठीक है, तो इस कारण कर्णावती, तो अब जो इन्होंने कर्णावती परमार वंश की एक संरक्षिका बनी, मतलब रक्षा करने के लिए इन्होंने हथियार उठाया, तलवार उठाई। ठीक है, तो इन्होंने किया था, जो मुग़ल सैनिक थे ना देहरादून में, इन्होंने मुग़ल सैनिकों को बंदी बना लिया। कहाँ? देहरादून में। और नवाजत खां सहित अन्य सैनिकों को भी इन्होंने सैनिकों के सभी की नाक और कान काट दिए। तो इसी कारण इनका नाम नक्कटी रानी पड़ा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इनका नाम नक्कटी रानी क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने मुग़ल सैनिकों के नाक और कान काट दिए थे और उन्हें बंदी भी बना लिया था, इस कारण इनका नाम नक्कटी रानी पड़ा। फाइन, देखिए नेक्स्ट, देखिए निकोलस मनुची की पुस्तक स्टोरियो डी मगोर में कर्णावती का वर्णन मिलता है। जो निकोलस मनुची की पुस्तक है स्टोरियो डी मैगोर में कर्णावती रानी का वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्णावती रानी का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप आसानी से बता सकते हो, निकोलस मनुची की पुस्तक स्टोरियो, याद रखिएगा कौन सी पुस्तक, स्टोरियो डी। फाइन, तो ये तो हुआ नागकटी रानी के बारे में कि इनका नाम नागकटी रानी पड़ा क्यों। क्लियर। अब बात करेंगे हम टिचरी माई के बारे में। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 1917 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, धलीसैंण में। और इनका नाम, जो इनका मूल नाम था दीपा नौटियाल इनका मूल नाम था। क्लियर। देखिए, पढ़ते हैं पहले इसकी परिभाषा, तब आगे फिर समझेंगे मेन पॉइंट। देखिए, 2 वर्ष की आयु में माता का देहांत और 17 वर्ष की आयु में पति के देहांत जैसे हुआ का, जब ये 2 वर्ष की थी तो इनकी माता का देहांत हो गया, और 17 वर्ष की आयु में पति के देहांत के पश्चात जैसे फिर इनकी शादी हुई होगी, तो इनकी उम्र, जब इनके हस्बैंड का निधन हुआ तो 17 वर्ष रही होगी। तो उसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण ले लिया, मतलब वो सन्यासी बन गई। क्लियर। तब इन्हें इच्छागिरी माई नाम प्राप्त हुआ। ये धार्मिक स्थानों पर हो रहे पाखंडों विरोध, जो पाखंड होते थे ना, जो धार्मिक स्थानों पर होते होंगे पुराने ज़माने में, आज भी होते हैं वैसे तो विरोध, उसका ये विरोध करने लगी। उसके पश्चात गढ़वाल में शराब के नाम बिकने वाली टिचरी माई ने शराब के नाम बिकने वाली टिचरी माई का विरोध हुआ। और अकेले ही शराब, मतलब जो शराब बिकने वाली थी, जो शराब बिकती थी, इसमें कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है, आप ऐसे समझिए कि इसके पश्चात जो गढ़वाल में शराब बिकती थी, जो खुलेआम या जैसे भी बिकती होगी, तो उसमें टिचरी माई जी ने विरोध किया और अकेले ही शराब की दुकानों में आग लगा दी इन्होंने। क्लियर। अगर एग्ज़ाम में आता है कि शराब का विरोध या आग लगाने वाली महिला कौन थी, तो वो टिचरी माई जी थी। तभी से इन्हें और इनका नाम पड़ा कब, इसी के कारण इनका नाम टिचरी माई के नाम से जाने लगा। मैं एक बार और समझा देती हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। देखिए हुआ क्या, ये धार्मिक स्थानों पर हो रहे पाखंडों का विरोध करने लगे। उसके पश्चात गढ़वाल में जो शराब बिकती थी खुलेआम या जैसे भी, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया और अकेले ही इन्होंने शराब की दुकानों में आग लगा दी। तभी से इन्हें टिचरी माई के नाम से जाने लगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इनका नाम टिचरी नाम क्यों पड़ा। ठीक है, अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनता है कि टिचरी माई नाम उनका क्यों पड़ा, तो आप बता सकते हो कि उन्होंने शराब, जो धार्मिक स्थानों पर पाखंड हो रहे थे या शराब की दुकानों पर उन्होंने आग लगा दी अकेले ही, तो इस टाइप से आप बता सकते हो कि उनका नाम टिचरी माई क्यों पड़ा। फाइन, तो उम्मीद है आपके ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो हम नेक्स्ट
जो महिला है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो थी कामलेंदु महीमती शाह। देखिए, ये टिहरी के राजा नरेंद्र शाह की महारानी टिहरी परियोजना का टिहरी परियोजना का विरोध करने वाली अकेली सबसे पहली महिला कमलेंदु महीपति शाह थी। देखिए, 1952 में ये टिहरी से प्रथम लोकसभा चुनाव के लिए चुनी गई थी। ये प्रथम लोकसभा के लिए चुनी गई थी, मतलब ठीक है। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी के अतिरिक्त दर्शन शास्त्र में भी निपुण थी, मतलब ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जीवन ज्योति कविता का संग्रह और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक लिखी। कौन कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखी? देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इन्होंने जीवन ज्योति और माई इम्प्रेशन ऑफ माई अमेरिका पुस्तक लिखी। और 1968 में जनसेवा में योगदान दिया। कब दिया? 1968 में जनसेवा में योगदान दिया। योगदान के लिए इनको, जैसे इन्होंने 1968 में जनसेवा में योगदान देने के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो डेट याद रखिए, फिर से बता देती हूँ मैं। 1968 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। किस लिए? सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए। क्लियर? अब देखिए, अब बात करेंगे हम बिस्नी देवी शाह के बारे में। देखो, 1902 में इनका जन्म हुआ। कब? 1902 में। कहाँ? बागेश्वर में। ठीक है। अब मृत्यु कब हुई इनकी? मृत्यु इनकी हुई 1974 में। ठीक है। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला यही थी। कौन? बिस्नी देवी शाह। एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, वैसे काफ़ी बार इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली जो प्रथम महिला थी वो बिस्नी देवी शाह थी। ठीक है। इन्होंने 1930 में अल्मोड़ा परिसर पर झंडा फहराया था। ये भी क्वेश्चन कई बार बनाया एग्जाम में। तो 1930 में अल्मोड़ा परिसर पर झंडा फहराने वाली महिला कौन थी? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महिला कौन थी जो जेल गई थी? तो ये 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तो इन्होंने 1930 में झंडा फहराया था। कहाँ? अल्मोड़ा परिसर पर। ठीक है। उम्मीद है आपके पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, जिनका नाम है विद्यावती डोभाल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, 1902 गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। ये गढ़वाल की प्रथम महिला विमान परिचालिका थी और कवयित्री भी थी। कहने का मतलब है, देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 1902 में हुआ था। कहाँ? गढ़वाल में। और ये प्रथम महिला थी विमान, इन्होंने मतलब विमान एरोप्लेन चलाया। और ये कवयित्री भी थी, मतलब कविताएं भी लिखती थी, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, इन्होंने अपनी पहली रचना अमृत की बूंदें, कौन सी, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्यावती डोभाल की प्रथम रचना कौन सी थी, तो अमृत की बूंदें। ठीक है। गढ़वाली प्रेस स्वतंत्रता में प्रकाशित की गई थी। जो इनकी पहली रचना थी, तो वो गढ़वाल प्रेस देहरादून से प्रकाशित की गई थी, याद रखिएगा। अब देखिए, पगली का प्रलाप, एवरेस्ट के देवता, खंडूरी कुल की विभूतियाँ, श्रीमती मंगला ज्वाल की जीवनी, ये सब इन्होंने
इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो ये तो था दोस्तों विद्यावती डोभाल के बारे में, जो मतलब इतनी ही इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में जो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट महिला के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके आगामी एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलता भी है। वैसे भी 2 या 3 क्वेश्चन जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं उनमें से क्वेश्चन बनता ही है, आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम सरला बहन के बारे में। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 1901 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 1984 में हुई थी। इनका मूल नाम मिस कैथरीन हाइलमान था, मतलब इनका जो मेन नाम था कैथरीन हाइलमान था। ठीक है, देखिए 1930 में ये कब आई थी? 1930 में ये भारत आई थी। भारत आई, यहाँ इनकी मुलाकात हुई गांधी जी से। ठीक है, से हुई। महात्मा गांधी के ये व्यक्तित्व से या उनकी पर्सनैलिटी से ये इतना इन पर प्रभाव पड़ा कि इन्होंने यहाँ समाज सेवा करने का निर्णय लिया कि मैं अब यहाँ समाज सेवा करूँगी। मतलब जब वो एक जो हमारे देश के जो महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी से मिली तो उनकी पर्सनैलिटी का, इनके व्यक्तित्व का काफ़ी प्रभाव इन पर पड़ा। तो इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रहकर समाज सेवा करूँगी। ठीक है, तो इनका जो ज़्यादातर समय उत्तराखंड में ही बीता। इन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन बनता है ये कि जो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा सरला बहन ने की थी, जिनका मूल नाम कैथरीन हाइलमान है। क्लियर? एक क्वेश्चन तो इसी टाइप से बन सकता है। बात करूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए, और वहाँ रहकर इन्होंने स्वतंत्र आंदोलन के लिए मतलब लोगों को जागरूक किया या तैयार किया। आप इस तरीक़ा से समझिए। इनका जो मुख्य उद्देश्य था ना वहाँ रुकने का, अल्मोड़ा में महिलाओं को जागरूक करना था और उनको आत्मनिर्भर बनाना था कि मतलब कुछ रोज़गार हो और जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। इनका मेन उद्देश्य ये था। सरला बहन नाम इन्हें महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। इनका जो नाम सरला बहन से इन्हें बुलाया जाता था, तो यह नाम इन्हें दिया किसने था? तो महात्मा गांधी जी ने ये नाम इन्हें दिया था, सरला बहन। फाइन, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया कि जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन ने की और सरला बहन नाम इन्हें दिया किसने था? तो वो महात्मा गांधी ने दिया। क्लियर? तो 2 टाइप से क्वेश्चन बनेगा इस वाले टॉपिक से। ठीक है, अब बात करेंगे हम श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा जी के बारे में। ठीक है, तो देखिए, इनका अगर हम जन्म देखें तो इनका जन्म जो हुआ था 1911 में अल्मोड़ा में हुआ है। ठीक है, अल्मोड़ा में। ठीक है, और जो इन्होंने स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की ये प्रथम दलित महिला थी। देखिए, इनका मतलब सीधे तौर से क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्नातक की डिग्री लेने वाली स्नातक की ग्रेजुएशन करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला का नाम बताइए जो कि दलित थी। तो उनका नाम था श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन बनता है, आप पेपर उठा लीजिए, PYQ देख लीजिए जो पहले हो चुके हैं उत्तराखंड के समूह ग के एग्ज़ाम या कैक है जो भी UK PCS या UK SSC के, मतलब जो भी उठा के देख लीजिए आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, इन्होंने 1935 में समता नामक एक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। ठीक है, कौन सी? समता नामक एक साप्ताहिक मतलब हफ्ते में निकलने वाला एक पत्रिका का संपादन किया, मतलब उसके बारे में लिखा इन्होंने। कब? 1935 में। याद रखिएगा, डेट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप बात तो ये तो हुआ श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा के बारे में। ठीक, तो अब बात करेंगे हम गौरा पंत शिवानी के बारे में। उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ और क्या क्या उनके जीवन की उपलब्धियाँ थीं। ठीक है, तो देखिए, गौरा पंत शिवानी, इनका जन्म जो हुआ था 1923 में हुआ। कहाँ हुआ था? राजकोट में हुआ था।
ठीक है। देखिए इनका जो जन्म एक कुमाऊनी परिवार रहा है, इनका मतलब जो जन्म हुआ कुमाऊनी परिवार में रहा है, जो कि हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल है, तो इनका ही परिवार कुमाऊं से रहे होंगे, इनके परिवार के जो लोग होंगे। यह एक लेखिका थी, मतलब ये एक लेखन का कार्य करती थी। फाइन, इन्होंने लगभग 3 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह और 8 संस्मरण लिखी। ठीक है, तो ये तो था गौरापंत शिवानी जी के बारे में। इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए इनकी रचनाएं निम्नलिखित थीं, तो वो रचनाएं कौन सी थी आइए देखते हैं। देखिए विष कन्या इम्पोर्टेंट है, कैजा, भैरवी, गहरी नींद, करिए क्षमा, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। याद रखिएगा कौन कौन सी। विष कन्या, विष कन्या, कैजा, भैरवी, गहरी नींद, करिए क्षमा, इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं थीं। ठीक है, अब देखिए इनके लेखन कार्य के बारे में अगर हम कुछ नज़र डालें तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में इन्हें दिया गया था। कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो सम्मान दिया जाता है। और पद्मश्री इन्हें मिला था 1981 में। डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महादेवी वर्मा सम्मान भी इन्हें दिया गया था, कब? 1994। सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें 1997 में दिया गया, प्रदान किया गया। याद रखिए, चारों डेट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो देखिए ये तो था शिवानी गौरापंत जी के जीवनी के बारे में, जो भी इनकी मतलब उपलब्धियां थी ये, या इन्होंने जो भी कार्य किए थे जन्म से लेकर। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम मृणाल पांडे जी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी और भी हैं, मतलब इस वीडियो के 3 या 4 पार्ट्स आ सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। अगर आपने पढ़ा होगा परीक्षा वाणी में तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो एक वीडियो में तो करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी चैनल पर बने रहें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।